स्वागत है। आज हम खेती किसानी से जुड़ी एक ऐसी सरकारी योजना के तहत तक जाएंगे जो सिर्फ फसल उगाने के बारे में नहीं है। सोचिए, अगर किसी किसान का खेत सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि बिजली भी पैदा करने लगे तो। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक योजना ठीक यही करने का वादा करती है। इसका लक्ष्य है किसानों की दो सबसे बड़ी मुश्किलों को एक साथ सुलझाना, सिंचाई के लिए महंगी ऊर्जा और आमदनी की अनिश्चितता। इसका नाम है पीएम कुसुम, लेकिन ये सिर्फ सब्सिडी पर सोलर पंप बांटने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये योजना असल में है क्या। जरूर। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। काफी लंबा नाम है। हाँ, लेकिन जैसा कि नाम में ही छिपा है, इसके दो मकसद हैं। किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, और उनका उत्थान यानी आर्थिक तरक्की। बिल्कुल। असल में ये इस सोच पर आधारित है कि किसान को सिर्फ बिजली या डीजल का उपभोक्ता क्यों माना जाए, उसे ऊर्जा का उत्पादक क्यों ना बनाया जाए। ऊर्जा का उत्पादक, ये सुनने में तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है। मतलब अब किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी होगा। यही सोच है। तो ये काम कैसे करता है? क्या ये हर किसान के लिए एक जैसी स्कीम है? नहीं, और यही इसकी सबसे खास बात है। ये कोई एक साइज सबको फिट वाली योजना नहीं है। इसे 3 अलग-अलग हिस्सों या कह सकते हैं घटकों में बनाया गया है, जो किसानों की 3 अलग-अलग जरूरतों का जवाब देते हैं। 3 अलग-अलग घटक? ये तो दिलचस्प है। मुझे तो लगता था कि इसका मतलब सिर्फ खेतों में सोलर पंप लगाना होगा। ज्यादातर लोग यही समझते हैं। तो ये 3 अलग-अलग रास्ते क्या हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि ये 3 अलग चुनौतियों के 3 अलग समाधान हैं। पहला है घटक ए। ये उन किसानों के लिए जिनके पास अतिरिक्त या बंजर जमीन है। बंजर जमीन? जी, ये जमीन से अतिरिक्त कमाई की चुनौती का समाधान है। बंजर जमीन से कमाई? वो कैसे? इस घटक के तहत किसान या किसानों का कोई समूह अपनी जमीन पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का एक छोटा सोलर पावर प्लांट लगा सकता है। अच्छा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांट से बनी बिजली को राज्य की बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम्स, हाँ, वो एक तय कीमत पर खरीदने का समझौता करती है। तो ये सीधे सीधे खेती के अलावा आमदनी का एक पक्का जरिया बन जाता है। बिल्कुल। वाह, मतलब अपनी ही जमीन पर एक छोटा सा बिजली घर बना लो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हम अक्सर सुनते हैं कि देश की ज्यादातर बिजली कंपनियां मतलब डिस्कॉम्स खुद ही बड़े घाटे में हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। तो क्या वो किसानों से बिजली खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगी? देखिए, यहीं पर इस योजना का एक गहरा पहलू छिपा है। स्रोत बताते हैं कि ये डिस्कॉम्स के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है। उनके लिए कैसे? उन्हें दूर के बड़े पावर प्लांट से बिजली लाने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही बिजली मिल जाती है। अच्छा, तो ट्रांसमिशन लॉस कम हो जाता है। बिल्कुल, खर्च और नुकसान दोनों कम होता है। और ये सौर ऊर्जा उन्हें दिन के समय मिलती है जब खेती के लिए बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है। सही बात है। तो एक तरह से ये किसानों के साथ साथ कर्ज में डूबी डिस्कॉम्स की सेहत सुधारने में भी मदद कर सकता है, अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए। ठीक है, तो ये तो उन किसानों की बात हो गई जिनके पास अतिरिक्त जमीन है। लेकिन भारत में ज्यादातर किसान तो छोटे हैं, जिनके पास मुश्किल से खेती करने लायक ही जमीन होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। उन किसानों के लिए क्या है जो दूर दराज के इलाकों में है, जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है या आता जाता रहता है? हाँ, और यहीं पर घटक बी काम आता है। ये ग्रिड से दूरी की चुनौती का एक समाधान है। ये उन किसानों पर केंद्रित है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह डीजल पर निर्भर हैं। अच्छा। इसके तहत उन्हें 7.5 हॉर्स पावर तक के स्टैंड अलोन यानी अकेले काम करने वाले सोलर पंप लगाने के लिए भारी सब्सिडी मिलती है। 7.5 हॉर्स पावर ही क्यों? क्या इसमें कोई खास बात है? हाँ, ये साइज बहुत सोच समझकर चुना गया है। भारत में ज्यादातर खेतों की सिंचाई की जरूरत 3 से 7.5 हॉर्स पावर के पंप से पूरी हो जाती है। अच्छा, तो ये ज्यादातर किसानों को कवर कर लेता है। जी, तो ये सीमा तय करने का मतलब था कि योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। और इसके लगने का मतलब है डीजल से पूरी तरह आजादी। बिल्कुल, डीजल के हजारों रुपए के मासिक खर्च और धुएं से छुटकारा, सिंचाई के लिए पूरी आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो पहला हो गया बिजली बनाकर बेचने के लिए, दूसरा हो गया डीजल से छुटकारा पाने के लिए। अब तीसरा घटक क्या करता है? घटक सी उन किसानों के लिए है जो पहले से ही बिजली के ग्रिड से जुड़े हुए हैं और बिजली का पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास पहले से कनेक्शन है। हाँ, यहाँ मौजूदा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की चुनौती का समाधान है। इसमें उनके मौजूदा पंप को ही सौर ऊर्जा से चलाने लायक बनाया जाता है, जिसे सोलराइजेशन कहते हैं।
लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ बिजली बिल कम करना तो नहीं होगा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। तो फिर क्या है? इसमें किसान को नेट मीटरिंग की सुविधा मिलती है। नेट मीटरिंग, ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो दिन में जब किसान अपने पंप को सौर ऊर्जा से चलाता है तो ग्रिड की बिजली बचती है। ठीक है। और जब पंप नहीं चल रहा हो, मान लीजिए दोपहर में या जब सिंचाई की जरूरत ना हो, तब भी सोलर पैनल तो बिजली बना ही रहे हैं। हाँ, वो तो बनती रहेगी। तो वो फालतू बिजली वापस ग्रिड में चली जाती है और किसान के खाते में जमा हो जाती है। अच्छा, एक तरह का बिजली का बैंक अकाउंट हो गया। बिल्कुल सही समझा आपने। साल के अंत में हिसाब होता है और अगर किसान ने इस्तेमाल से ज्यादा बिजली ग्रिड को दी है तो बिजली कंपनी उसे उसके पैसे देती है। मतलब कमाई का एक और रास्ता। लेकिन क्या हमारा ग्रामीण बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। क्या हर गांव का ग्रिड इतनी ताकत रखता है कि हजारों किसान जब अपनी अतिरिक्त बिजली वापस भेजें तो वो उसे संभाल सकें? ये एक बहुत जायज चिंता है और स्रोत भी इस बात को मानते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में ग्रिड को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इसका क्या समाधान है? इसीलिए घटक सी का विस्तार थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है ताकि स्थानीय ग्रिड की क्षमता को भी साथ साथ मजबूत किया जा सके। ये योजना का एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है। ये तो काफी व्यापक योजना लगती है। अच्छा, घटक ए में बड़े सोलर प्लांट की बात है, तो क्या ये सिर्फ बड़े और अमीर किसानों के लिए है या छोटे किसान मिलकर भी इसका फायदा उठा सकते हैं? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में 80% से ज्यादा किसान छोटे हैं। सही बात है। खुशी की बात यह है कि योजना सिर्फ व्यक्तिगत किसानों तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो कौन कौन इसके दायरे में आते हैं? किसान खुद तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन उनके अलावा पंचायतें, किसानों की सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव्स और एफपीओज भी। हाँ, और खास तौर पे किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओज भी सामूहिक रूप से आवेदन कर सकते हैं। एफपीओज, इनकी भूमिका यहाँ पर क्या है? मुझे लगता है ये बहुत जरूरी हो सकती है। एफपीओज यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक अकेला छोटा किसान शायद 2 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए जमीन और पैसा ना जुटा पाए। नहीं, ये तो मुश्किल है। लेकिन एक एफपीओ जो सैकड़ों छोटे किसानों का समूह होता है, वो सब की थोड़ी थोड़ी जमीन मिलाकर एक बड़ा सोलर प्लांट लगा सकता है। और उससे जो भी आमदनी होगी वो सभी सदस्य किसानों में बढ़ जाएगी। ये सामुदायिक स्तर पर तरक्की का एक बेहतरीन मॉडल है। और अगर किसी के पास अपनी जमीन नहीं है, मान लीजिए लीज पर ले रखी है, हाँ, तो वो भी लीज एग्रीमेंट दिखाकर आवेदन कर सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। किसान की डीजल पर निर्भरता खत्म हो रही है, बिजली का बिल शून्य हो रहा है और ऊपर से बिजली बेचकर कमाई भी हो रही है। लेकिन क्या स्रोतों में इसकी जमीनी हकीकत या चुनौतियों के बारे में भी कोई जानकारी है? क्योंकि अक्सर अच्छी से अच्छी योजनाओं का कार्यान्वयन एक बड़ी बाधा बन जाता है। हाँ, और एक गहरी पड़ताल का मतलब ही यही है कि हम दोनों पहलू देखें। बिल्कुल। योजना के फायदे साफ हैं, लेकिन स्रोत इसकी चुनौतियों पर भी रोशनी डालते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है शुरुआती लागत। सब्सिडी के बावजूद? हाँ, सब्सिडी के बावजूद किसान को अपनी जेब से एक हिस्सा लगाना पड़ता है, जो कई छोटे किसानों के लिए मुश्किल होता है। और इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या कुछ राज्यों में सब्सिडी मिलने में होने वाली देरी है। अच्छा, किसान बैंक से कर्ज लेकर या अपनी जमा पूंजी लगाकर प्लांट लगा देता है और फिर सब्सिडी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, जिससे उसका आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। और तीसरी चुनौती शायद रखरखाव की होगी। आपने सही पकड़ा, सोलर पैनलों पर धूल जमने से उनकी बिजली बनाने की क्षमता कम हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में उनकी नियमित साफ सफाई और तकनीकी देखभाल एक बड़ा काम है। क्या कोई ऐसी चिंता भी है जिसका ताल्लुक पर्यावरण से हो? हाँ, एक बहुत गंभीर चिंता जताई गई है। वो क्या है? वो है भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल। मतलब ज्यादा पानी निकालना? जी, जब किसान को पता है कि सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त है और दिन भर उपलब्ध है, तो एक खतरा ये है कि वो जरूरत से ज्यादा पानी जमीन से निकालेगा। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। बिल्कुल, उन राज्यों में जहां भूजल का स्तर पहले ही बहुत नीचे जा चुका है, ये एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता का विषय है। तो योजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसके साथ साथ पानी बचाने के तरीकों को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। निश्चित रूप से। ठीक है, तो मतलब फायदे भी हैं और गंभीर चुनौतियां भी हैं। मान लीजिए कोई किसान या एफपीओ इन चुनौतियों से पार पाकर आवेदन करने का फैसला करता है, तो उसे किन कागजात की तैयारी रखनी होगी? अक्सर अच्छी योजनाएं भी इसी कागजी कार्रवाई में उलझकर रह जाती हैं।
प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ बुनियादी दस्तावेज तो चाहिए ही। स्रोत में एक किसान का अनुभव बताया गया था जिसे सिर्फ इसलिए लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि इसकी खतौनी में नाम का एक अक्षर गलत था। ओहो। इसलिए इन कागजात को पहले से ही दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है जमीन के कागजात, जैसे जमाबंदी या खसरा खतौनी। और पहचान के लिए? पहचान के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी, बैंक खाते की जानकारी ताकि सब्सिडी सीधे खाते में आ सके, और पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर जमीन लीज पर है तो उसका एग्रीमेंट। ये सब दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। आपने ऑनलाइन आवेदन की बात की, इसकी प्रक्रिया क्या है और क्या इसमें कोई खतरा है जिसके बारे में आवेदकों को जानना चाहिए? प्रक्रिया सीधी है। आधिकारिक वेबसाइट है pmkusum.mnre.gov.in। उस पर जाकर अपने राज्य को चुनना होता है और फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार किया गया है। वो क्या है? धोखाधड़ी का खतरा। अच्छा, मतलब फर्जी वेबसाइट्स। बिल्कुल। हाँ। जैसे ही कोई सरकारी योजना लोकप्रिय होती है, उससे मिलती जुलती नकली वेबसाइटें बन जाती हैं। ये वेबसाइटें रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर किसानों से पैसे मांगती हैं, जबकि असली आवेदन मुफ्त है। जी। असली सरकारी आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आवेदकों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकारी वेबसाइट के पते के आखिर में हमेशा .gov.in होता है। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है, किसी भी दूसरी वेबसाइट पे भरोसा ना करें। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यह है कि पीएम कुसुम सिर्फ एक सब्सिडी स्कीम नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसान की भूमिका को बदलने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। ये उसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है, उसकी आमदनी बढ़ाती है और साथ ही देश को स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य के करीब ले जाती है। इसमें सबसे आकर्षक बात क्या लगती है? सबसे आकर्षक बात यह है कि ये योजना कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण तीनों को एक धागे में पिलोती है। बिल्कुल। ये किसान को सिर्फ अन्नदाता की भूमिका से निकालकर ऊर्जादाता की एक नई पहचान देती है। सही कहा आपने। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो हमारे श्रोतों से ही उभरता है। जरूर। अभी तक ऊर्जा का उत्पादन बड़े बड़े पावर प्लांट में होता था और वहां से शहरों और गांवों तक बिजली पहुंचती थी। एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल था। हाँ, केंद्रीकृत व्यवस्था। पीएम कुसुम एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल बना रहा है, जहां लाखों किसान अपने अपने खेत में बिजली बना रहे हैं। अगर ये मॉडल बड़े पैमाने पर सफल हो जाता है तो क्या भविष्य में गांव अपनी बिजली की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर पावर हब बन सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हुआ तो बड़े शहरों और पावर ग्रिड पर उनकी निर्भरता का क्या होगा? सोचिएगा जरूर।